कृष्णपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अनामिका नाम की एक गरीब महिला थी। वो नौकरानी का काम करती थी और अपने पिता की देखभाल करती थी। वो ऐसे ही संघर्ष कर रही थी और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दुर्भाग्य से विनय नाम का एक अमीर आदमी उसके गांव में आता है। जब वो अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था, उसने अनामिका को देखा। उसे देखकर विनय कहता है, वाह, गांव की लड़की कितनी खूबसूरत होती है। विनय इस तरह सोचता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनामिका उससे देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन अनामिका कपड़े ले जाती है नदी में धोने के लिए। जब वो वहां कपड़े धो रही होती है, विनय आता है। विनय को देखकर वो तनाव में आ जाती है। क्या हुआ? तुम इतने तनाव में क्यों हो? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तुम मेरे साथ क्यों बात कर रहे हो? नहीं जानता हूँ, इसीलिए तो परिचय करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब अनामिका शर्माती है और वहाँ से दूर जाने की कोशिश करने लगती है। तुम शर्मा क्यों रही हो? शर्मा रही हो तो और सुंदर दिख रही हो। उसने ऐसा कहा। फिर वो वहाँ से चली गई। ऐसे ही किसी न किसी वजह से वो उससे बात करता था और वो भी उससे बात करती थी। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन विनय अनामिका से कहता है, अनामिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा शादी के लिए। नहीं, तुम धनवान हो, इसी वजह से मैंने अपनी राय नहीं दी। हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो बहुत अमीर होते हैं। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तुम बिल्कुल पागल हो। क्या हुआ अगर हमारे पास पैसे हैं? मेरा दिल बहुत अच्छा है, तुम कहो तो अभी गांठ बांध लूं। ये बातें सुनकर वो शर्माते हुए दौड़ के अपने घर भाग जाती है। घर पहुंचते ही पिताजी गंभीरता से देखने लगे। पिताजी, मैं अभी बाहर से आई, थोड़ी देर हो गई। आप बुरा मत मानिए। मैंने आपको बताया था ना कि विनय नाम का एक लड़का शहर से यहाँ आया है। मैं उसी से बात कर रही थी। मैं उसी के साथ थी पिताजी। अनामिका ने इस तरह से कहा, पर पिताजी कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। क्या हुआ पिताजी? अगर आपको वो पसंद नहीं तो मैं कल से उससे बात नहीं करूंगी। वो ऐसा कहती है, पर पिताजी बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे थे। ये देखकर अनामिका डर जाती है। क्या हुआ पापा? पापा, पापा, पापा। इस तरह वो जोर जोर से रोने लगी। तब तक उसके पिताजी की सांसें रुक गई थी। पिताजी, पिताजी, अगर आप ना रहे तो मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी पिताजी? वो दिन खत्म हो गया। फिर अनामिका के पिताजी के सारे क्रियाकर्म हो गए। विनय सारी चीजों का देखभाल कर रहा था। वो दिन खत्म हो जाता है। दूसरे दिन विनय अनामिका से कहता है, अनामिका, तुम्हारे पिताजी अब नहीं हैं। अकेले रहना अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करके घर ले जाना चाहूंगा। उसकी बातें सुनकर वो चुप रही। चुप का मतलब हाँ होता है। फिर विनय ने उससे शादी कर ली। अनामिका हैरान थी और रोती रही। बाद में वो विनय के साथ शहर चली गई। विनय बहुत अमीर था। उसके पास बहुत बड़ा बंगला था। उसकी माँ का नाम था राधा। अनामिका जिस वक्त उस घर में कदम रखी, राधा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रही थी। उसके चारों तरफ तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। उन दोनों को देखकर राधा उनके पास गई। अरे विनय, इतने दिनों के बाद घर का याद आया। ये लड़की कौन है? नौकरानी है? तुम घर पे नहीं होने के बाद भी नौकरानी के बारे में सोचे? हाँ, कोई नौकर ठीक से काम नहीं करता। इतने हैं फिर भी कम पड़ जाते हैं। अच्छा, पहले अंदर आओ और खाना खा लो। ए लड़की, अंदर जाओ और नौकरानी से बात करो। वो बताएंगी तुम्हें क्या करना है। माँ, एक बार मेरी बात सुनो। इसका नाम अनामिका है। ये मेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं है। इस तरह विनय सब कुछ समझाता है क्या क्या हुआ था। सारी बातें सुन के राधा को बहुत गुस्सा आता है। छी, ये क्या क्या? जिसका कोई सहारा ही नहीं, उससे तुमने शादी कैसे की? छी, तुम एक नंबर के मूर्ख हो। अरे, इसे होश नहीं थी, पर तुम्हें क्या हुआ था? देखा पैसा है और जाल में फंसा ली।
इस तरह अनामिका को वो बहुत डांटती है और भला बुरा कहती है। फिर बाद में विनय उसे अंदर ले जाता है और समझाता है। उस दिन से राधा अपने बहू और बेटे से बात नहीं करती थी। वो उन्हें एक कीट पतंग की तरह देखती थी। एक दिन जब सास और बहू दोनों घर पे थे, राधा को एक फोन आता है कि उनकी बेटी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस बारे में जानने के बाद राधा अनामिका की तरफ देखकर कहने लगती है, नीच लड़की, पता नहीं तुम किस मुहूर्त में घर आई थी। मैंने तुम्हारे कारण अपने बेटे को आज खो दिया हमेशा के लिए। इस तरह से उसकी बातें सुन के अनामिका आश्चर्य होकर कहने लगती है, सासू माँ, क्या हुआ मेरे पति को? क्या हुआ मेरे पति को? तुम्हारे पति कहाँ है? तुम शैतान होके आई और उसकी जान ले ली। अब इस घर में तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। इस तरह से कहकर सासू माँ उसे घर से बाहर भेज देती है और दरवाजा बंद कर देती है। सासू माँ, दरवाजा खोलिए सासू माँ, मुझे बताइए मेरे पति कहाँ है सासू माँ। बहुत देर तक वो दरवाजा नहीं खोलती। फिर अनामिका अपने पति को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे उसका पता नहीं मिलता। वो भूख से तड़पने लगती है। वो बहुत संघर्ष करती है, चारों तरफ देखती है कि अगर कोई आके उसे खाना परोस दे बस। वो भोजन का इंतजार करती है, पर भोजन मांगने से वो बहुत डरती है। उसका स्वाभिमान उसे खाना मांगने से रोकता है। हे भगवान, आपने मेरा जीवन ऐसा क्यों बनाया? इस तरह से वो कह के रोती है। फिर उसे एक हैंड पंप दिखता है। वहां वो जाके पंप चला के पानी पीकर अपना प्यास बुझाती है और ऐसे वो अनाथ हो जाती है। अनामिका को सड़क किनारे जो मिलता था वही खाती थी और जी रही थी। उधर सास अपना पसंदीदा खाना खा के मजे ले रही थी। अचानक से विनय आ जाता है। उसे देखकर उसकी माँ आश्चर्य रह जाती है। क्या माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? सोच रही है कि मैं कैसे बच गया? आप इंसान भी है या नहीं? आप अपने ही बेटे को कैसे किडनैप करा सकती है? क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है? सच बताइए, नहीं तो मैं बिल्डिंग से कूद के जान दे दूंगा। इस तरह से विनय अपनी माँ को चेतावनी देता है। बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, ऐसा मत करो तुम। मैंने उनसे तुम्हारा अपहरण करवाया और तुम्हारी पत्नी से कहा कि तुम्हारा अपहरण कर लिया गया है। मैंने उसे घर से बाहर भेज दिया और सोचा कि तुमको बताऊं कि अनामिका की मृत्यु हो गई है, और सोचा नाटक कर लूंगी कहकर कि तुम्हें पैसे के लिए किडनैप किया गया था और बाद में अमीर लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगी। राधा ने सारी बातें खुल के बताई। विनय सुन के बहुत दुखी हो गया। माँ, तुम तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। अनामिका बहुत अच्छी है, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। छी। इस तरह से वो उसे डांटता है और अनामिका को ढूंढने निकल जाता है। वो उसे दर बदर ढूंढता है। फिर अचानक सड़क किनारे कमजोरी की हालत में गंदे कपड़ों में वो उसे मिलती है। उसे देखकर वो बहुत रोता है। अनामिका! इस तरह वो जोर से पुकारता है। पति को देखकर अनामिका कहती है, अजी, आप मेरे लिए आए हैं। ऐसा कहकर वो बहुत रोती है। फिर विनय रोते रोते उसे सारी बातें कहता है। अनामिका, माँ ने जो किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। हम कहीं दूर जाके जिएंगे। मुझे अपनी माँ की जरूरत नहीं है और ना ही उसके पैसों की। जब तक वो अपना व्यवहार नहीं बदलेगी तब तक मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर वो अनामिका के गांव में वापस जाता है और वहां पे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। समुद्र किनारे एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक सासू माँ और एक बहू रानी रहती थी, लक्ष्मी और अनामिका। वो बहुत गरीब थे। क्योंकि वो समुद्र किनारे रहते थे, इसीलिए वो मछलियों का व्यापार करते थे। वो अपना नाव लेकर जाते थे मछलियां पकड़ने और फिर लाकर उसे बेचते थे। इसी तरह उन्होंने एक दिन अपना नाव लेकर समुद्र जाने लगे। सासू माँ, आज समुद्र बहुत शांत दिख रहा है और मछलियां भी सो रही है लगता है। हम आसानी से उन्हें पकड़ लेंगे आज। वो शांत रहे चाहे ना रहे, हम उन्हें आज पकड़ ही लेंगे और अपने आप को हम शांत कर लेंगे। ये कहकर वो समुद्र में जाल फेंके। वो नाव में बैठ के इंतजार करने लगे।
थोड़ी देर बाद अनामिका जाल को अपने तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। वो जाल खींची नहीं जा रही थी। सासू माँ, क्या आप आकर मुझे सहायता कर सकती है? ये खींची नहीं जा रही है। क्या अनामिका, तुम तो हमेशा जाल अकेले ही खींच लेती थी। आज बहुत ज्यादा मछलियाँ फंसी हैं क्या? इस तरह से सासू माँ ने कहा। फिर उन्होंने जाल को खींचकर बाहर निकाला। बहुत सारी मछलियाँ को जाल में देखकर वो बहुत खुश हो गए दोनों। आहा, आज तो दूसरे दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा मछलियाँ मिली है और ज्यादा पैसे भी मिलेंगे आज। ऐसा क्या? चलो चलते हैं, देर हो रही है। ये कहकर वो मछलियों को लेकर समुद्र किनारे वापस आ गए और एक टोकरी में उन्हें रख दिया। ठीक है, इस जाल को लेके तुम घर जाओ, मैं मछलियाँ बेच के आती हूँ। इस तरह से सासू माँ ने कहा। अनामिका ने फिर उस मछली पकड़ने वाले जाल को अपने कंधे में लेकर निकल पड़ी। फिर लक्ष्मी मछली की टोकरी अपने सर पे रख के गली गली घूमने लगी बेचने के लिए। मछली ले लो, मछली, ताजा ताजा मछली। इस तरह वो मछलियाँ बेचकर घर वापस आई। तब तक वो काफी थक चुकी थी। बेटा अनामिका, इन मछलियों को बेचकर मैं बहुत थक गई हूँ। आज बहुत ज्यादा मछलियाँ थी, मुझे पूरे गांव के 2 बार चक्कर लगाने पड़े। वो थक हार के इस तरह से कही। सासू माँ के इस कड़ी मेहनत को देखकर बहू रानी कहती है, ठीक है सासू माँ, कल से आप घर पे रहिएगा, मैं मछलियाँ बेचने जाऊंगी। नहीं नहीं अनामिका, तुम जवान लड़की हो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं भेज सकती, मुझे ही किसी तरह जाना पड़ेगा। इस तरह से सासू माँ ने कहा। पर अनामिका सासू माँ की मेहनत को देखकर काफी उदास हो गई और नई परिकल्पना के बारे में सोचने लगी। जब वो इस तरह की सोच ही रही थी, उसे एक बहुत अच्छी तरकीब आई। हाँ, सुबह सुबह सासू माँ को ये तरकीब बताना होगा। इस तरह से वो सोचने लगी। वो दिन खत्म हो गया। सुबह नींद से जगने के बाद वो सीधा अपनी सासू माँ के पास गई। क्या हुआ अनामिका, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ सासू माँ, कल रात मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब आई है, ये बताने मैं आपके पास आई हूँ सुबह सुबह। कैसी तरकीब अनामिका? जितनी भी मछलियाँ हम पकड़ते हैं रोज, उसे बेचने ले जाने के बदले हम समुद्र किनारे एक छोटा सा दुकान लगाएंगे और वहीं पर मछलियों के पकोड़े बनाकर, फिश फ्राई बनाकर बेचेंगे। मुझे लगता है ऐसा करना अच्छा रहेगा और जो मछलियाँ बचेंगे हम उसे बेच देंगे। इस तरह से अनामिका ने अपनी सासू माँ को तरकीब बताई। लक्ष्मी ये सुनकर कहती है, तरकीब तो अच्छी है, पर क्या ये कारगर हो पाएगा? एक बार कोशिश करके देख सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। इस तरह से उन्होंने सोचा। फिर उनके पास जो पैसे थे, उससे उन्होंने एक दुकान शुरू की। मछलियाँ पकड़ के लाने के बाद वो उन मछलियों को तल के उसे फिश पकौड़ा बनाकर बेचने लगे। जो भी समुंदर देखने आते थे, वो आकर वहाँ फिश फ्राई खाते थे। उन्होंने जैसा सोचा था, उससे बढ़ चढ़कर ज्यादा पैसा कमाने लगे। शाम तक उनके पास बहुत पैसे हो गए। ये देखकर लक्ष्मी और अनामिका बहुत खुश हुए। सासू माँ, हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा पैसे मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब लगता है धीरे धीरे हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरह वो दोनों बहुत खुश हुए। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल गया। समुद्र किनारे बहुत तेज बारिश होने लगी। सरकार ने घोषणा कर दी मछलियां पकड़ने ना जाने के लिए। इस तरह उनका मछली का व्यापार बंद हो गया। ये देखकर अनामिका कहती है, ये क्या हुआ सासू माँ? जब सोचा कि व्यापार अच्छा चल रहा तभी ऐसा होना था। कितने दिनों तक बारिश होगी? 2 दिनों के बाद तो बंद होना ही है। इस तरह से उन्होंने अनामिका को समझाया। क्योंकि समुद्र के पास मौसम खराब था और बहुत बारिश हो रही थी, सरकार ने सभी को इत्तला कर दिया। समुद्र किनारे जो भी घर थे उसे खाली करवा दिया और किसी दूसरे जगह में उन्हें रहने के लिए दिया। समुद्र में बड़े बड़े लहरें उछल रहे थे। बाढ़ की स्थिति बन गई थी। जितने नाव, दुकान समुद्र के किनारे थे, सब बर्बाद हो गए। फिर कुछ ही दिनों के अंदर बारिश कम हो गई। जब वो वहां पर गए, उन्होंने देखा उनका नाव, दुकान सब बाढ़ में बह गया है। ये देखकर लक्ष्मी और अनामिका के आंसू रुके नहीं। हे ईश्वर, आपने हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की? हमने बहुत परिश्रम करके कमाया था, सब खत्म हो गया। अब कैसे जिएंगे?
इस तरह से लक्ष्मी उदास हो गई। फिर अनामिका उन्हें समझाने लगी। कोई बात नहीं सासू माँ, ईश्वर हमें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। अनामिका ने इस तरह से कहा। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। जो नाव वो मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे वो भी नष्ट हो चुकी थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया बोट खरीद सके। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर अनामिका को एक तरकीब आई। उसने कुछ बांस की लकड़ियों को इकट्ठा किया और उससे एक छोटी सी नाव बनाई। अच्छा होगा अगर ये नाव हमारी जिंदगी बदल दे तो। इस तरह वो नाव को लेकर मछलियां पकड़ने जाया करते थे समुंदर में। फिर वो उन मछलियों को लाते थे और बेचते थे। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका और लक्ष्मी बोट पर बैठे हुए थे और जाल फेंककर मछलियां पकड़ रहे थे। तब अचानक से एक दंपति जेट फ्लाइट व्हीकल से जा रहे थे। उन्होंने अपनी कंट्रोल खो दी और वो आकर समुंदर में गिरे, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। हेल्प हेल्प, कोई है, बचाओ बचाओ, कोई है। इस तरह से वो चिल्लाकर कह रहे थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी और अनामिका दोनों समुंदर में छलांग लगा दी बचाने के लिए। तुरंत वो तैर के गए और उन्हें बचा लिया। उन दोनों को वो नाव में ले आए। वो सांस ले रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप दोनों ना होते तो हमारी जान चली जाती। हमारी अभी भी शादी हुई है और हम यहाँ आए थे साथ में समय गुजारने, और ये हादसा हो गया। समुंदर में इस तरह कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपको तैरना ना आए, इस तरह का प्रयोग आइंदा कभी ना करें। फिर उन्होंने मछली पकड़ना रोक के उन्हें समंदर किनारे ले गए और जाकर नाव से नीचे उतार दिया। आप दोनों यहीं पे रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इस तरह वो जल्दी जल्दी गया और अपनी गाड़ी से कुछ पैसे लाकर अनामिका के हाथ में देकर कहने लगा, आपको धन्यवाद स्वरूप ये पैसे दे रहा हूँ। आप इसके लिए ना मत कहिए। इन पैसों से आप एक अच्छी नाव खरीद लीजिए, वो आपको खतरे से बचाएगी। इस तरह वो पैसे देकर वहाँ से चला गया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। देखा देखा सासू माँ, ईश्वर के रूप में आकर ये हमें सहायता कर गए। आज के बाद से हमें बहुत सतर्कता पूर्वक पैसे खर्च करने होंगे अनामिका, तब हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस तरह वो दोनों सोचे और फिर घर वापस चले गए। जो पैसे उन्हें मिले थे वो पैसे उन्होंने अपने व्यापार में लगाया और बहुत ही सतर्कता पूर्वक पैसे खर्च करने लगे। फिर सासू माँ बहू रानी खुशी खुशी जीने लगे।